नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। कल देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और गणतंत्र दिवस के पहले हमारे 6 रिपोर्टर्स ने राजपथ का दौरा किया। इस बार का गणतंत्र दिवस पहले से कितना अलग होने वाला है और इंडिया टीवी के 6 रिपोर्टर्स की ये जुबानी आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। हम आपको आने वाले 26 जनवरी की पूरी कहानी सुनाएंगे। देखिए कैसे गणतंत्र दिवस के दिन भारत का राजपथ बनेगा विजय पथ। प्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। आ रहा है 72वां गणतंत्र दिवस और ये है भारत का राजपथ। 26 जनवरी हर साल साल दर साल यही राजपथ कहलाता है भारत का विजय पथ। इस बार का रिपब्लिक डे है बहुत खास। इस बार राजपथ पर दिखेंगे राम, राफेल और आत्मनिर्भर भारत का। कोरोना की वजह से इस साल परेड में क्या बदलाव होने वाले हैं, मार्चिंग दस्ते में क्या कटौती की गई है, परेड की लंबाई कितनी घटा दी गई है, ये सभी बातें हम आपको समझाएंगे। गलवान के वीरों को इस बार सम्मानित किया जाएगा और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस साल कोरोना संक्रमण के चलते दर्शक दीर्घा में किस तरह के बदलाव किए गए हैं। पिछले साल इस परेड को देखने के लिए कितने दर्शक आए थे और इस साल इस संख्या में कितनी कमी आई है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में आप ये भी जानेंगे कि 26 जनवरी पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की चर्चा क्यों है। इसके साथ ही राजपथ पर होगी भगवान राम के भव्य मंदिर की। ये है नेशनल वॉर मेमोरियल। यहाँ ठीक इसी जगह पर प्रधानमंत्री अपनी कार से उतरेंगे और उनका स्वागत करने के लिए रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मौजूद रहेंगे। पिछले साल गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री और सभी डिफेंस चीफ से हाथ मिलाकर मुलाकात की थी, यानी हैंडशेक किया था। लेकिन इस साल प्रधानमंत्री मोदी किसी से भी हाथ नहीं मिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से ठीक इसी जगह पर उतरेंगे। उतरने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सर्विस चीफ उनको वीरता चक्र, त्याग चक्र से होते हुए ठीक पीछे की तरफ, जहां पर अभी हम हैं, अमर चक्र की तरफ ले जाएंगे। और अमर चक्र पे जाने के बाद प्रधानमंत्री देश के उन वीरों को जिन्होंने हमारे और आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, जो 24 घंटे इस समय निगरानी इस देश की कर रहे हैं, उनको सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। उसी दौरान जब प्रधानमंत्री अमर चक्र पर, जहां पर अमर जवान ज्योति है, जब सल्यूट करेंगे तो उसी समय ट्राई सर्विसेज बैंड इन देश के वीरों को अपनी धुन के जरिए श्रद्धांजलि देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ भारतीयों के नेतृत्व के तौर पर इसी अमर चक्र पर देश के वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई देंगे। मेमोरियल में अतिथियों की एक डायरी होती है और इसी डायरी में तमाम गणमान्य अतिथि अपने विचारों को लिखते हैं। हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के बाद इसी डायरी में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और हर साल की तरह इस साल भी वो बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने विचारों के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से अपनी कार में बैठकर राजपथ के लिए रवाना हो जाएंगे। वॉर मेमोरियल से रिपब्लिक डे का समारोह शुरू होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री राजपथ की तरफ निकल जाते हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रपति अपने निवास स्थान राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हैं। ये वही ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन है जिसे 1947 से पहले वायसरॉय हाउस कहा जाता था, क्योंकि तब भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों के सबसे बड़े अधिकारी वायसरॉय यहीं पर रहते थे। 1947 से पहले यही वो जगह थी जहां पर सारी बड़ी और ऐतिहासिक मीटिंग्स हुई थी और इन्हीं मीटिंग्स में ही भारत का भविष्य तय हुआ है। रायसीना हिल पर ही बना है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसी राष्ट्रपति भवन से होते हुए बाहर निकलेंगे और सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ेंगे। उनके ठीक आगे चल रहा होगा राष्ट्रपति अंगरक्षक, यानी भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट के वो घुड़सवार
जो बेहद माहिर हैं। और इसी रायसीना हिल से होते हुए राजपथ की तरफ रामनाथ कोविंद आगे बढ़ेंगे। और राष्ट्रपति के पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाएगा राष्ट्रपति का अंगरक्षक दस्ता, जिसे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। राष्ट्रपति अंगरक्षक की इस रेजिमेंट को 1773 में तैयार किया गया। भारतीय सेना की ये सबसे पुरानी रेजिमेंट है। हर एक जवान की हाइट 6 फीट 3 इंच है और 9 फीट लंबा भाला इनके हाथों में है। जिन घोड़ों पर ये जवान बैठते हैं उन घोड़ों की औसतन ऊंचाई भी 15 हाथ होती है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के सभी जवान पैरा ट्रूप्स भी होते हैं। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स को राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर भी इन जवानों ने पराक्रम दिखाया है। 1962 में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स ने चुशूल की लड़ाई में पराक्रम दिखाया था। 1965 में भी इन जवानों ने पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मन को मात दी थी। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स ने 1988 के श्रीलंका ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया था। प्रेसिडेंट रेजिमेंट के जवान सियाचिन में अपना लोहा मनवा चुके हैं। इसके अलावा ये जवान यूएन शांति सेना अभियान में भी शामिल हो चुके हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, हर राष्ट्रपति के कारवां में सबसे आगे चलने की भूमिका इन्हीं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स ने निभाई है। नोट करने वाली बात यह भी है कि हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति की गाड़ी में एक विदेशी मेहमान भी जरूर होते हैं, जो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। लेकिन इस बार राष्ट्रपति अपनी गाड़ी में अकेले ही होंगे, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। भारत के 71 सालों के गणतंत्र के इतिहास में ऐसा चौथी बार हो रहा है जब गणतंत्र दिवस के दिन कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। इससे पहले साल 1952, 1953 और 1966 में भी ऐसा हो चुका है, जब गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई भी चीफ गेस्ट मौजूद नहीं था। इस बार सलामी मंच पर राष्ट्रपति के साथ कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। राजपथ के ठीक सामने ऐसी ही जगह पर सलामी मंच बनाया जाएगा। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बार सलामी मंच पर कोरोना को देखते हुए दूरी ज्यादा रखी जाएगी। पहले कुर्सियां जितनी दूरी पर रखी होती थी, इस बार उनमें ज्यादा गैप रखा जाएगा और मंच पर बैठे सभी लोग मास्क जरूर पहनेंगे। तो ये वो जगह है, ये वो राजपथ है जहां से भव्य परेड निकलेगी। मेरे दाहिनी तरफ जो आप जगह देख रहे हैं, वहां पर तमाम गणमान्य व्यक्ति बैठते हैं। जो विदेशी मेहमान चीफ गेस्ट के तौर पर होते हैं वो वहां पर होते हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और भी जो मेहमान होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को निमंत्रण दिया गया था चीफ गेस्ट के तौर पर, लेकिन कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के आने के बाद उन्होंने आने में असमर्थता जताई है। इसके अलावा आम लोग भी भारत के इस गणतंत्र का गवाह बनते हैं। ये दोनों तरफ मेरे बाईं ओर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर दर्शक दीर्घा बनती है और दाहिनी तरफ भी आगे की तरफ दर्शक बैठते हैं, आम लोग बैठते हैं। यानी आम लोग उस दिन इस राजपथ पर बैठकर भारत के गणतंत्र की गवाही देते हैं। राजपथ पर सबसे पहले 9:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री का काफिला आता है। तब यहाँ ठीक इसी जगह पर रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। पिछले साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आगे बढ़कर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अभिवादन किया था। और इसके कुछ देर बाद राजपथ पर उपराष्ट्रपति का आगमन होगा। उपराष्ट्रपति की अगवानी प्रधानमंत्री करते हैं। उपराष्ट्रपति के बाद राजपथ पर राष्ट्रपति आते हैं और उनका स्वागत भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। राष्ट्रपति के साथ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स भी होंगे। पिछले साल के मुकाबले इन प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के बीच में काफी ज्यादा दूरी होगी। और वहीं पर जब राष्ट्रपति सलामी मंच के पास पहुंचते तो एक बेहद खास धुन बजाई जाती है। स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम प्रियम भारत भारतम। मधुर संगीत के साथ इस शानदार स्वागत के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सलामी मंच की तरफ बढ़ेंगे और तय की हुई जगह पर बैठेंगे। जब सभी लोग सलामी मंच पर बैठ जाएंगे तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। उसके बाद ध्वजारोहण होगा और फिर बजेगा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान खत्म होने के बाद परेड शुरू होगी। इन दोनों जगह दर्शक दीर्घाओं में
देश और विदेश से आए हुए मेहमान बैठे होंगे, लेकिन सभी कोरोना की वजह से एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कर सीमित तौर पर एक दायरे के अंदर उनको बिठाया गया होगा। कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल गणतंत्र दिवस की परेड देखने आने वाले दर्शकों की संख्या में कटौती की गई है। पहले दर्शक दीर्घा में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते थे, लेकिन इस साल सख्त नियम लागू किए जाएंगे, जिसको हर किसी को फॉलो करना होगा। 2 कुर्सियों के बीच में गैप जरूर मेंटेन रखना होगा। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में हर साल करीब 1,15,000 दर्शक मौजूद रहते हैं, लेकिन इस साल सिर्फ 25,000 लोग ही मौजूद रहेंगे। साल 2020 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए 32,000 टिकट बेचे गए थे, लेकिन इस बार 7,500 टिकट ही बेचे गए हैं। पिछले साल मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों के लिए 5,000 से ज्यादा पास जारी किए गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 300 पास जारी किए गए। इस साल का रिपब्लिक डे इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि इस साल परेड की लंबाई घटा दी गई है। इस बार ये परेड विजय चौक से होते हुए इंडिया गेट के 3.3 किलोमीटर तक ही रहेगी, लेकिन पहले ये लाल किले तक जाया करती थी। ये पहली बार होगा कोरोना की वजह से जब इस पूरी परेड का डिस्टेंस केवल 3.3 किलोमीटर ही होगा। परेड में शामिल होने वाले जवानों के लिए स्पेशल कोविड प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। एक सेफ बबल तैयार किया गया है, जिसका मतलब ये है कि परेड में जो भी जवान शामिल होंगे उनका संपर्क बाकी जवानों के साथ काट दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल कोरोना की वजह से परेड में हिस्सा लेने वाली टुकड़ियों के आकार को भी घटाया जा रहा है। आमतौर पर पहले परेड के हर दस्ते में 144 जवान होते थे, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से हर सैन्य दस्ते में सिर्फ 96 जवान होंगे। पहले 12 लाइनें होती थीं और हर लाइन में 12 जवान होते थे। इस तरह हर साल कुल 12 गुना 12 यानी 144 जवान होते थे, लेकिन अब इस साल सिर्फ 8 लाइनें होंगी और हर लाइन में 12 जवान होंगे। इस तरह इस साल 8 गुना 12 यानी कुल 96 जवान होंगे। इससे फायदा ये होगा कि राजपथ पर सैन्य दस्ते में जवानों के बीच गैप बढ़ जाएगा और जवानों के बीच में संक्रमण का खतरा एकदम खत्म हो जाएगा। परेड का सबसे बड़ा आकर्षण इस बार बांग्लादेश का मार्चिंग दस्ता भी बनने वाला है। साल 1971 में भारत की मदद से ही बांग्लादेश को आजादी मिली थी और बांग्लादेश इस साल अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों और अफसरों ने भारत की महान सेना के सामने सरेंडर किया था। इसीलिए इस खास मौके पर रिपब्लिक डे के मार्चिंग दस्ते में बांग्लादेश के सैनिक भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि जब बांग्लादेश के जवानों का दस्ता राजपथ पर मार्च करेगा तो राजपथ के आसमान में डेकोटा लड़ाकू विमान नजर आएंगे। इन लड़ाकू विमानों ने 1971 की जंग जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। इस साल 26 जनवरी को गलवान घाटी में शहीद होने वाले वीर जवानों को भी वीरता पदक दिए जाएंगे। ये गलवान के वो बलवान हैं जिन्होंने वीरता का परिचय देते हुए पीपल लिबरेशन आर्मी यानी चाइनीज PLA को पीछे खदेड़ दिया था। इसमें कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए और उनके साथ उनके 20 और जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। बड़ी बात यह है कि मरते मरते भी हमारे वीर जवानों ने चीन के 40 सैनिकों को मार गिराया। इससे पूरी दुनिया में चीन की किरकिरी हुई। चीन की पूरी साख मिट्टी में मिल गई, लेकिन चीन ने मारे गए चाइनीज सैनिकों के बारे में खुलासा ही नहीं किया। गलवान की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर जवानों को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। परेड खत्म होने के बाद भारत की सांस्कृतिक झांकियां निकलेंगी। देशी नस्लों का संरक्षण और स्वदेशी पर विश्वास, अपना चरखा अपनी तकली अपना कातो सूत का पास। इस साल 32 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी झांकियों के मॉडल भेजे थे। इनमें से 32 झांकियों को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए चुना गया है। गांधी जी का था यही विचार, शिक्षा का हो जग में प्रसार। यहाँ खुद कबीर की खुशबू में तुलसी ने रची चौपाई। इन झांकियों में डिजिटल इंडिया और कोविड से देश के संघर्ष को भी दिखाया जाएगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। लेकिन इस
सबकी नजर राम मंदिर की झांकी पर रहने वाली है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर के मॉडल को दिखाया जाएगा। हिंदुओं की आस्था की सबसे बड़ी प्रतीक अयोध्या की संस्कृति के दर्शन इस बार राजपथ पर पूरे देश को होने जा रहे हैं। झांकी में राम मंदिर के मॉडल के साथ साथ कलाकार होंगे और साथ ही भगवान राम से जुड़ी विरासत और धरोहरों को झांकी में शामिल किया जाएगा। हर साल परेड में प्रतिभाशाली बच्चे भी राजपथ पर सजी धजी जीप से सलामी मंच के सामने से गुजरते थे। विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चे पूरे देश का आकर्षण होते थे, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ ही राजपथ पर हर साल होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी कोरोना की वजह से कटौती कर दी गई है। इस बार सिर्फ 4 स्कूलों की 2 डांस टोलियों को इजाजत दी गई है, जबकि पिछले परेड में 8 स्कूलों की भागीदारी थी। पिछले साल हर डांस परफॉर्मेंस में 100 बच्चे थे, इस साल हर डांस परफॉर्मेंस में 40 बच्चे होंगे। दिव्यांग बच्चे भी इस बार दर्शक दीर्घा में नजर नहीं आएंगे। 15 साल से कम उम्र के स्कूली बच्चे भी किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। खास बात ये है कि वायुसेना के फ्लाई पास्ट पर कोरोना के संक्रमण का कोई असर नहीं पड़ने वाला। हर साल की तरह इस साल भी फ्लाई पास्ट पूरे आन बान और शान से होगा। इस बार गणतंत्र दिवस में देश के एयर वॉरियर्स का लोहा मनवाते हुए इसी आसमान पर रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 के साथ नजर आएंगे। और ये वो रफाल लड़ाकू विमान है जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया गया। रफेल विमानों की फ्लीट राजपथ के आसमान में गोते लगाएगी और पूरा देश इन अद्भुत तस्वीरों को देखेगा। ये सभी राफेल विमान इस वक्त अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं, लेकिन 26 जनवरी के खास मौके पर दिल्ली का आसमान राफेल के शौर्य से गूंजेगा। इस फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के साथ साथ नेवी के भी विमान मौजूद रहेंगे। लड़ाकू विमानों के साथ साथ कार्गो प्लेन्स भी इसमें शामिल होंगे। इस बार 2 चरणों में फ्लाई पास्ट होगा। पहले चरण में 25 हेलीकॉप्टर्स होंगे। इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए राजपथ पर पुष्प वर्षा की जाएगी और दूसरे चरण के फ्लाई पास्ट में 17 फाइटर प्लेन्स शामिल होंगे, जिसमें राफेल का गोल्डन एरोज भी शामिल होगा। पहली बार गणतंत्र दिवस पर राफेल राजपथ के आसमान में गोते लगाएगा। भारतीय वायुसेना की थीम इस बार आत्मनिर्भर भारत होगी। राजपथ पर DRDO की झांकी भी निकलेगी, जिसकी थीम भी आत्मनिर्भर भारत ही होगी। आखिर में गणतंत्र दिवस समारोह की क्लोजिंग होती है। राजपथ पर एक बार फिर से राष्ट्रपति का सुरक्षा दस्ता प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का आगमन होता है। प्रधानमंत्री पहले राष्ट्रपति को विदाई देते हैं और इसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से उपराष्ट्रपति भी समारोह से विदा लेते हैं और सबसे आखिर में प्रधानमंत्री समारोह से विदा लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल राजपथ पर जमा हुए लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं और फिर प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन कोरोना के संक्रमण वाले इस साल में क्या प्रधानमंत्री पब्लिक के बीच जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये गणतंत्र दिवस विशेष है क्योंकि इस बार परिस्थितियां भी विशेष हैं। भारत स्वदेशी वैक्सीन बनाकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है और साथ ही आत्मनिर्भर योजना के तहत सुपर पावर बनने के रास्ते पर भी आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।